तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वंश स्मार्ट क्लासेस जयपुर में। आज हमारे साथ हैं सीएमए के ऑल ओवर राजस्थान के ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े काउंसलर सीएमए हरेंद्र पारिक सर। हरेंद्र सर ने जितनी काउंसलिंग सीएमए कोर्स की है शायद ही आज तक के इतिहास में किसी ने की हो। तो आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इस कोर्स के बारे में जानने का मौका आपको हरिंदर सर से मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा हरिंदर सर का, जो उन्होंने टाइम निकाला इस सेशन के लिए। वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू पोदार सर और सैनी सर कि आपने भी मुझे मौका दिया आपके इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को अवेयर करने के लिए कि वो सीएमए के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। जी सर। सर जो ये हमारा कोर्स है जिसके आज हम बात करने वाले हैं, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इसके बारे में कि ये क्या कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, ये क्या है कोर्स है और इसको कौन सा इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है। तो सर पहले इसकी थोड़ी सी ये बेसिक जानकारी आप दें। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पोदार सर यहाँ पे किया कि कहीं ना कहीं किसी भी जो प्रोफेशनल एग्जाम होती है उनके पीछे किसी न किसी बॉडी का हाथ होता है, यानी कि वो जो बॉडी होती है वो भी एक रिकॉग्नाइज बॉडी होती है। सेटअप एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो रिकॉग्नाइज बॉडी होती है वही प्रोफेशनल डिग्री जो है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लीजिए, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ले लीजिए, चाहे वैल्यूअर ले लीजिए, चाहे एक्चुअरी ले लीजिए, चाहे आईपी ले लीजिए, कोई भी प्रोफेशनल जो डिग्री है कॉमर्स की स्ट्रीम में, तो उसके पीछे अगर कोई इंस्टीट्यूट है या कोई बॉडी है तो वो रजिस्टर्ड है बॉडी। और वो जो बॉडी रजिस्टर्ड है वो भी सेटअप एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अधिनियमों के तहत बनी हुई संस्थाएं हैं, जिसपे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू वो ऑपरेट होती है। कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं सीएमए कोर्स की, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, प्रायर 2012 अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स को CWA, यानी कि 2012 से पहले इस कोर्स को CWA कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट के नाम से जानते थे। यह जो बॉडी है जिसकी शुरुआत 1944 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी, जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वॉर चल रहा था। उससे पहले ही इस बॉडी की स्थापना, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट बॉडी आप इसको बोल सकते हो कि सबसे ओल्डेस्ट बॉडी अगर कोई है तो वो है ये सीएमए बॉडी। 1944 में इसकी स्थापना जो हुई थी वो एक प्राइवेट कंपनी के रूप में हुई थी। 1959 में इसकी जो स्थापना हुई वो संसद के अधिनियमों के तहत हुई, सेटअप एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हुई। और 28 मई 1959 1959 में इसकी स्थापना हुई थी एज ए स्टेचुरी बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक संवैधानिक संस्था है, संसद के अधिनियमों के तहत बनी हुई संस्था है, जो कि हमें सीएमए का डिग्री देता है। 1959 से लेकर के 2012 तक इस इंस्टीट्यूट का नाम था द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और उस वक्त जो डिग्री देती थी ये इंस्टीट्यूट, वो डिग्री देती थी CWA कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, जिसको शॉर्ट में ICW भी बोलते थे कई लोग CWA भी बोलते थे। अब सर बात आती है 2012 से पहले जब इसको CWA बोलते थे तो 2012 के बाद में इसको CMA बोलने की जरूरत कहाँ पड़ी? ये सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है, बच्चों के सामने भी आता है कि सर काफी सारे लोग इसको CMA के नाम से नहीं जानते, क्या इसका दूसरा नाम था? तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि इसका जो नाम था पहले 2012 से पहले CWA था। कहीं ना कहीं हर एक कोर्स की अपनी एक पहचान होती है और वो पहचान ग्लोबलाइज भी होता है, यानी कि हम कहें कि इंटरनेशनल पहचान हर एक कोर्स की होती है। हमारे इस कोर्स में भी एक इंटरनेशनल पहचान देने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने यह अच्छा कदम लिया। आप पोदार सर या सनी सर आप बात करेंगे CMA USA, CMA UK, CMA लंदन, CMA ऑस्ट्रेलिया, CMA श्रीलंका, इन सब में आपने देखा CMA वर्ड है, किसी में भी CWA वर्ड नहीं। बट हमारे यहाँ CWA इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं जो कमी फील हो रही थी हमें ग्लोबलाइजेशन की या इंटरनेशनल कोर्स की, उसको पूरा करने के लिए हमारा नाम भी री रिकॉग्नाइज किया गया और उसको रखा गया CMA इंडिया। तो ये जो एक सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के माइंड में चलता है कि
क्या जरूरत पड़ी इसके नाम को चेंज करने की, तो इंटरनेशनल पहचान बनाने के लिए, इंटरनेशनल पहचान देने के लिए इस कोर्स को जो है रिकॉग्नाइज किया गया, रीनेम किया गया। तो ये जो इंस्टीट्यूट है 2012 के बाद में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। और अभी फिर इसका जो है जो डिग्री है वो CMA, इंटरनेशनली पहचान है CMA इंडिया के नाम से। इंडिया में हम ओनली इसको CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोल देते हैं। इसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। 4 इसके रीजनल ऑफिस है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। जो चारों दिशाएं हैं हमारी, उसी दिशाओं के हिसाब से भारत को 4 भागों में बांटा गया है रीजनल के हिसाब से। और उनका जो हेड ऑफिस है, जैसे नॉर्थ की बात करूं तो मैं दिल्ली में है, वैसे ही साउथ, ईस्ट, वेस्ट में भी चेन्नई, मुंबई, कोलकाता के अंदर इनके रीजनल ऑफिस है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 114 ब्रांचेज हैं, 114 ब्रांचेज हैं, जिसको हम चैप्टर्स के नाम से जानते हैं। जयपुर चैप्टर, बीकानेर चैप्टर, जोधपुर चैप्टर, कोटा चैप्टर। तो ये चैप्टर के जो नाम से जाना जाता है, इसका मतलब इस इंस्टीट्यूट की जो है वो ब्रांचेज है एक तरह से, तो हम उसको यहाँ पे चैप्टर्स बोलते हैं। लगभग आज की तारीख में 5 लाख स्टूडेंट्स इस कोर्स को, 5 लाख स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन कर रखे हैं। इस कोर्स को करने के लिए एक्टिव स्टूडेंट्स जो है वो 5 लाख हैं। और लगभग 90,000 मेंबर, हमारे क्वालिफाइड मेंबर आज की तारीख में इस इंस्टीट्यूट्स के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े लार्ज स्केल पे ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट CMA बॉडी है। और मैं बात करूं एशिया की, तो एशिया की सबसे बिगेस्ट अगर CMA बॉडी है तो वो CMA इंडिया है। तो ये हमारा एक हिस्ट्री है हमारी इंस्टीट्यूट का कि यस, आपकी इंस्टीट्यूट कौन सी है जो CMA की डिग्री देती है। उसके पीछे किसका हाथ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है। और इसको जो ऑपरेशन में जो पार्टिसिपेट करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर करती है। इसको 3 लेवल से हम चलाते हैं। चैप्टर्स लेवल से चलाते हैं, जो मैंने बताया 114 चैप्टर्स हैं। फिर सेकेंडली हम रीजनल लेवल से चलाते हैं, जो मैंने बताया 4 रीजनल ऑफिस है हमारे। फिर एक जो हेड ऑफिस की बात करी वो हमारा कोलकाता में। तो ये एक हमारी इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड मैंने आपके साथ शेयर किया खुदार सर। सर ये तो बड़ी फंटास्टिक बात है कि एक हेड ऑफिस, 4 रीजनल ऑफिस, 114 चैप्टर्स, 90,000 मेंबर्स और 5 लाख स्टूडेंट्स, और एशिया की सेकंड लार्जेस्ट बॉडी, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। और सर इसमें एक जो बहुत बड़ा डाउट आपने क्लियर किया कि CWA और CMA दोनों एक ही चीज है, ठीक है, पर समय की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसका नाम चेंज किया गया। सर आगे जी अगर बढ़े तो एक चीज आती है कि कोई भी स्टूडेंट आज, चाहे वो CA, CMA, CS ज्वाइन करे या फिर वो कोई बैंकिंग एग्जाम दे, कोई कंपटीशन एग्जाम दे, सबसे पहला उसका क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है सर स्कोप, कि हम ये कोर्स तो कर लेंगे पर ये कोर्स करके हमें मिलेगा क्या। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इस कोर्स का स्कोप क्या है, एवेन्यूज क्या है, इसमें क्या बेनिफिट स्टूडेंट को मिलेंगे इस कोर्स को करने के लिए। बिल्कुल सर, आपने स्टूडेंट्स के, जैसे अभी मैंने चैट बॉक्स में भी देखा, किसी ने पूछा भी था स्कोप्स के बारे में। तो एक ये सबसे बड़ा सवाल ना केवल स्टूडेंट्स के मन में रहता है, जबकि पेरेंट्स के मन में भी रहता है, एक फैकल्टी के मन में भी रहता है। जो स्कूल्स के टीचर्स होते हैं वो किसी प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बताते हैं, तो उनके मन में भी ये सवाल होता है कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इस स्टूडेंट्स को मेरे बिहाफ पे कोई कोर्स, तो क्या रहेगा इसका। तो सर इस बात को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। नो डाउट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सभी की स्कोप को लेकर के ही होती है। इसीलिए मैंने इस कोर्स को जो है पहले स्कोप के हिसाब से बांटा है, फिर इसके लेवल और इसकी एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, यस वो कंटिन्यू करे, अदरवाइज वो सेशन को छोड़ भी सकता है। तो इसलिए हम किसी के इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए हम शुरुआत ही स्कोप से करते हैं। सर हमने इनके स्कोप्स या अपॉर्चुनिटी या एवेन्यूज को 4 भागों में डिवाइड किया है कि इसके अंदर 4 एक मेन जो जो स्कोप है वो 4 प्रकार से हैं। पहला जो स्कोप है वो जॉब अपॉर्चुनिटी है। जो हम बात करें कि पहला स्कोप जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी है। दूसरा स्कोप प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी है। तीसरा स्कोप बहुत अच्छे लेवल पे एजुकेशन लाइन में अगर आप जाना चाहते हो, बहुत अच्छा एजुकेटर बनना चाहते हो, उस हिसाब से है। चौथा है कि कोई अगर बिजनेस में जाना चाहता है तो उस हिसाब से है। तो मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी या फर्स्ट स्कोप की बात करता हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटी। क्या
सीएमए क्वालिफाइड होने वाले एवरी जो न्यू बडिंग सीएमए होते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब मिलती है। जो कैंपस करवाती है इंस्टीट्यूट उसके थ्रू जॉब मिलती है, तो मैं यही कहूंगा सर, नहीं मिलती है ना, क्योंकि हम किसी के सामने फेक डाटा शेयर नहीं करेंगे। यहाँ जो बात कर रहे हैं हम कि जॉब की अपॉर्चुनिटी जो मिलती है वो 3 प्रकार से मिलती है। जॉब की अपॉर्चुनिटी को भी हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया। फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी होती है वो है इंस्टीट्यूट लेवल पे करवाया जाने वाला कैंपस प्लेसमेंट, चाहे वो हेड ऑफिस लेवल पे हो, चाहे रीजनल लेवल पे हो, चाहे चैप्टर लेवल पे हो। 3 प्रकार से जो है कैंपस प्लेसमेंट एक बच्चे का होता है। सर कैंपस प्लेसमेंट में क्या सभी सेलेक्ट होते हैं? मैंने पहले ही इस बात से डिनाई किया है कि नहीं, सब बच्चों का सिलेक्शन कैंपस प्लेसमेंट में नहीं होता, लेकिन हाँ, ऑन एन एवरेज 60 to 70% हमारे जयपुर चैप्टर का रेशो रहा है कि 60 to 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट हो जाते हैं। और आज की तारीख में जो कैंपस प्लेसमेंट का जो एवरेज पैकेज जा रहा है पोदार सर, वो 8 लाख से स्टार्ट हो रहा है। एवरेज पैकेज जो है वो 8 लाख से स्टार्ट हो रहा है और 28 लाख तक गया है। आप अज्यूम करें, एक बच्चा जो 12वीं कक्षा में 18 या 19 साल का होता है, आफ्टर द 12th क्लास अगर वो इस कोर्स को ज्वाइन करता है, तो इस कोर्स को कंप्लीट करने में उसको मैक्स टू मैक्स 4 ईयर लगते हैं, 3 to 4 ईयर लगते हैं। 4 ईयर में उसकी एज होती है 22, 23, और मान लीजिए किसी बच्चे का 1 साल और लग गया 24, 24 साल की एज में उसको वो एक बहुत अच्छे लेवल का पैकेज मिलता है, जो कि उसको, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो पीएसयू हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे एमएनसी हो, हर एक कंपनी वहां हमारे यहाँ आती है और बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू लेकर की जाती है। तो सबसे फर्स्ट जो हमने बात करी वो करी है कि यस, हमारा जो है कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू सिलेक्शन होता है। जैसे मैं इसको लैंडस्केप में कर लूँ, ऐसे करूँ क्या? अब ज्यादा अच्छे से विजिबल हो रहा है? तो फिर हमने बात की कि जो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू सिलेक्शन होते हैं उनमें कौन सी कंपनियां आती है, तो उनमें एमएनसी कंपनियां भी हैं, उनमें बिग फोर भी हैं, उनमें बैंकिंग सेक्टर भी है, उनमें इंश्योरेंस सेक्टर भी है, उनमें आउटसोर्सिंग करने वाली आज की तारीख में जो कंपनियां हैं वो भी हैं। पीएसयू तो है ही है, हमारा जो मेन जो कोर फील्ड है जहाँ पे जॉब लगती है वो पीएसयू रहता है। तो पीएसयू के साथ साथ अभी बैंकिंग सेक्टर भी क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट पे हायर कर रहा है, तो वहां पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सीएमएच को मिल रही है। अब जो मेन बात निकल के आती है कि क्या कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही जॉब लगता है? नो, हमने 3 भागों में डिवाइड किया। कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब, सेकंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कैंपस प्लेसमेंट में, तो काफी सारी कंपनियों की वैकेंसियां निकलती रहती है, तो आप ऑफ कैंपस के थ्रू भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। किसी का मान लीजिए कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों में सिलेक्शन होना ही नहीं है या उसको जाना ही नहीं है, उसको पीएसयू की या गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, तो यस, तीसरा है कि वह गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकता है या पीएसयू सेक्टर में भी अपनी जॉब बिल्कुल सिक्योर कर सकता है। हाँ, इसमें यह जरूर है कि थोड़ा बहुत समय हो सकता है उसको क्वालिफाई होने के बाद लग जाए। कई बार होता है कि 6 महीने लग जाते हैं, कई बार होता है कि साल भर लग जाते हैं। लेकिन आप भी मानते हैं कि सर पीएसयू में या गवर्नमेंट में सिक्योर जॉब होती है, तो उसकी तैयारी करने के लिए उसको इस कोर्स को करने के बाद उसको बड़ी आसानी से पीएसयू में या गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब लग जाती है। अब हम पीएसयू में गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब की बात करें तो कौन से सेगमेंट्स में उनकी जॉब लगती है? तो फर्स्ट है, ये सबसे पहले लगता है कि सब उसका कॉस्टिंग सेक्टर में जॉब लग सकती है। सेकंड जो है उसकी फाइनेंस सेक्टर में जॉब लग सकती है। थर्ड उसकी मैनेजमेंट सेक्टर में जॉब लग सकती है। और इसके अलावा अकाउंट सेक्टर में भी जॉब लग सकती है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया, और मैं तो अभी बात करता हूँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे 32 टैक्सेज को क्लब करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन नेशन वन टैक्स लेके आई, तो उसके बाद से हमने देखा है कि जीएसटी जो है उसमें अकाउंटेंट के डेफिनेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटेंट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जीएसटी की डेफिनेशन में, अकाउंटेंट की डेफिनेशन में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को लिया है। तो उसके बाद से हमारे पास जो मेन कोर एरिया, जो पहले कोई टाइम हमारा कॉस्टिंग हुआ करता था, आज के टाइम में वो जीएसटी भी हो गया है। तो हम डायरेक्ट टैक्स के साथ साथ में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो
काफी सारे सेगमेंट्स में आज की तारीख में कंपनियां जो है सीएमएच को हायर कर रही है। कभी अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने पूछा था कि सीए के कंपेयर में जॉब कम क्यों है। देखो, वो आपकी जानकारी का अभाव हो सकता है। मेरी जानकारी में आज की तारीख में कोई बच्चा जो सीएमए जयपुर चैप्टर से क्वालिफाई हुआ हो और उसके पास जॉब नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं। अच्छे जॉब हैं। और मैं बात करूं एनएवी की और फॉर मीडियम की, तो वो छोड़ नहीं रही उन बच्चों को, इधर से उधर मूव कर रहे हैं वो बच्चे। आज अच्छे लेवल पे उनको पैकेज मिल रहे हैं पोदार सर। तो ऐसा नहीं है कि, और बात कीजिए 28 लाख की, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा पीएसयू है, उसमें जो उन्होंने कंपनी ने लिया, आप देखिए 27.5 लाख का उनका एक्चुअल पैकेज था, तो जिसको राउंड ऑफ में हम 28 लाख बोलते हैं। तो इतना अच्छा पैकेज, और वो भी आप देखिए जिनको 28 लाख का पैकेज मिला उनकी एज थी 24। एज से ज्यादा पैकेज, अब एक वर्ड भी जचता है कि एज से ज्यादा पैकेज, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज के समय में कोई कमी नहीं है यहाँ पर कि सीएमए क्वालिफाई होने के बाद में वो कोई अनएम्प्लॉयड है। मैं बच्चों से एक बात शेयर करता हूँ जब भी मेरे सेशंस होते हैं, कि आप 3 साल आफ्टर 12th अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में लगाते हैं, और वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसमें तो कोई कोताही नहीं है। तो जब 3 साल आप वहां दे सकते हो, तो क्यों नहीं आप यहाँ दे सकते। तो आप आराम से अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ में अपने सीएमए की डिग्री, जो प्रोफेशनल डिग्री है, उसको भी आप साथ में कीजिए। तो ये हमने जॉब अपॉर्चुनिटी जो करी, वो 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब, और पीएसयू और गवर्नमेंट सेक्टर्स में उनकी तैयारी, थोड़ा बहुत विशेष तैयारी करके आप जॉब लग सकते हैं। सर, किसी को जॉब नहीं करना तो कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी भी है उसके पास, उसको तो, उसको उसके ब्रदर है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी तरह उनको उनको भी प्रैक्टिस करना है, तो आपके यहाँ पे भी प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल, आफ्टर द जीएसटी रिजीम, मैंने कहा पहले हमारा जो मेन कोर एरिया होता था, वो हमारा मेन कोर एरिया था, हमारा मेन कोर एरिया था पहले कॉस्टिंग का। लेकिन आफ्टर द जीएसटी रिजीम हमारा मेन कोर एरिया सेकंड क्या हो गया, कॉस्टिंग के साथ साथ हमारा सेकंड मेन कोर एरिया हो गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज हमारे नंबर ऑफ सीएमए मेंबर्स जो हैं जीएसटी में बहुत अच्छे लेवल पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जो पहले कहीं ना कहीं कॉस्टिंग सेक्टर में करते थे, वो भी आज जीएसटी सेक्टर में बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस में और क्या स्कोप हो सकता है, स्टॉक ऑडिट हो सकती है, इंटरनल ऑडिट हो सकती है, रेवेन्यू ऑडिट हो सकती है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो सकती है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उनकी अकाउंटिंग करना, उनको प्रिपेयर करना, उनकी ऑडिटिंग करना हमारा एक मेन काम हो सकता है। वैल्यूएशन हमारा एक मेन काम हो सकता है। हम इस कोर्स को करने के बाद वैल्यूअर, या फिर एक आप आईपी आजकल नया कोर्स चला है, वो करके भी हम एक इस सेगमेंट में प्रैक्टिस में बहुत अच्छा स्कोप कर सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंट के रूप में भी हम हमारा रोल प्ले करते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कंसल्टेंट के रूप में बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम बात करें स्कोप की, तो सेकंड स्कोप हमारे पास है प्रैक्टिस का, और उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। दूसरी हमने बात कर ली प्रैक्टिस की। तीसरा स्कोप सर हमारे पास जो आता है, वो आता है एक अच्छे लेवल पे एजुकेटर बन। आज सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कर रहा होगा, तो उसकी यही प्रायोरिटी होगी कि मैं मेरी इस कोर्स का सिलेबस किसी न किसी ऑलरेडी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा रहा है उससे करूं। क्यों सर, मैं सही कह रहा हूँ पदार्थ सर? करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि सीएमए कोई क्वालिफाई करना चाह रहा है, इस लाइन में आना चाह रहा है कोई स्टूडेंट, तो उसकी भी प्रायोरिटी यही होगी कि मैं मेरे किसी ऑलरेडी जो कोई सीएमए एजुकेटर हो उससे इसकी पढ़ाई करूं। तो आप अगर एजुकेशन लाइन में जाना चाह रहे हो, एक बहुत अच्छे लेवल का एजुकेटर बनना चाहते हो, और एजुकेशन लाइन में आप देखिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, अच्छी फैकल्टी, इवन दो वाइस चांसलर, मुझे 2-3 नाम याद हैं जो कि सीएमए रहते हुए, सीएमए होने के कारण एजुकेशन लाइन में वाइस चांसलर, जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे हमारे सीएमए बीएस राजपुरोहित सर। कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक की पोस्ट पे गए सीएमए नागेंद्र राव सर। अभी जो ओपन यूनिवर्सिटी है हमारी, उसके भी जो वाइस चांसलर हैं हमारे सीएमए ही हैं।
तो एजुकेशन लाइन में भी आप देखिए कि वाइस चांसलर तक की पोस्ट पे हम हमारे सीएमए मेंबर्स ने अपनी पोस्ट ली है। तो एजुकेशन सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप राइटर भी बन सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक राइटर लीजिए। आप आज हमारे कितने सारे, मैं सीएमएच की बात करूँ जो आज बहुत अच्छे लेवल पे राइटर हैं, जिनमें चाहे आप एस के मंगल सर की बात कर लीजिए, विजय शर्मा जी की बात कर लीजिए, हमारे जो कमेटी मेंबर है वर्तिका ताड़ी मैडम की बात कर लीजिए। बहुत अच्छे लेवल पे हमारे जो राइटर हैं, सीएमए विवेक लड्डा जी जो कि भीलवाड़ा से हैं, उनकी बात ले लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे हमारे मेंबर हैं जो आज की तारीख में बहुत अच्छे राइटर हैं। ये मैंने लोकल एग्जांपल दिए हैं, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आप बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो अभी सीएमए रोहन शर्मा जी हैं वो भी बहुत अच्छे राइटर बने हैं। तो बहुत कहने का मतलब बहुत अच्छे लेवल के हमारे सीएमए हैं जो आज की तारीख में बहुत अच्छे राइटर हैं। आप बहुत अच्छे लेवल पे पेपर सेटर बन सकते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स के, आप कॉपी चेकर बन सकते हैं, एक एग्जामिनर बन सकते हैं, पेपर सेटर बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटर, जैसे गूगल पे हमने कुछ भी लिखा, आपको वो उसका कंटेंट मिल जाता है, तो कहीं ना कोई लिखता है। और सर मेरी नॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल कंटेंट राइटर के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं और आज उनका बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स बना हुआ है कंटेंट राइटर। तो ये एजुकेशन लाइन में रह करके आप काम कर सकते हैं। आप एजुकेटर एक तरह से बहुत अच्छे कोचिंग ओपन कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे आप अपना कॉलेज चला सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इवन दो वाइस चांसलर तक बन सकते हैं। आप एग्जामिनर बन सकते हैं, कॉपी चेकर, पेपर सेटर, कंटेंट राइटर, राइटर, ये सब कुछ भी एजुकेशन लाइन में रह करके कर। तो फर्स्ट हमने अपॉर्चुनिटी की बात करी जॉब की, सेकंड प्रैक्टिस की, थर्ड हमने एजुकेशन लाइन में अगर कोई जाना चाहता है तो वो भी बहुत अच्छे लेवल पे कर सकता है। मैं बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में फिजिकली मेरा सेमिनार चल रहा था, तो वहां पे बात चली कि सर मान लीजिए मुझे तो ये तीनों काम ही नहीं करना। तो मैंने कहा बेटा कुछ तो करोगे आप अपनी लाइफ में, आपके पापा इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, 3 से 4 लाख रुपए पर एनम आपकी यहाँ फीस है, तो क्या करना चाहेंगे आप? उन्होंने कहा सर हमारा पेरेंटल बिजनेस है, तो क्या मैं इस पेरेंटल बिजनेस को अगर चलाना चाहूँ तो मुझे इस कोर्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा कितना टर्नओवर है? अगर मान लीजिए छोटा मोटा टर्नओवर है तो जरूरत नहीं है, बट कितना टर्नओवर है? तो उसने बताया कि सर हमारा 500 करोड़ के आसपास हमारी फर्म का टर्नओवर है। यानी कि बहुत अच्छे लेवल का उनका टर्नओवर हो गया, बहुत बड़े स्केल की उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। फिर मैंने उनको यही बताया कि आप कैसे अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाएंगे? तो सर मैं बहुत अच्छे लेवल पे मैनेज करूंगा। मैंने कहा बोलना आसान है बट करेंगे कैसे आप? क्योंकि ये जो कंपटीशन का दौर है, उसमें सबसे मेन आज की तारीख में जो जरूरत है, वो जरूरत है तो वो है कॉस्ट को रिड्यूस करना और उसके साथ साथ धीरे धीरे प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, या फिर मार्केट में सस्टेन रहने के लिए आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना और कंपेयर अदर जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपेयर में कुछ हल्का फुल्का सस्ता देना, तभी आप स्टैंड कर सकते हो। अदरवाइज तो सारी कंपनियां चल रही हैं उनके कोल आप भी चल। तो ये कैसे पॉसिबल है? और फिर देखिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट, यानी कि 3 काम आप एक साथ कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर टैक्सेशन का नॉलेज होगा, प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग का नॉलेज होगा, प्रॉपर आपको सब कुछ कॉस्ट को रिड्यूस करना और मैनेज करने का नॉलेज होगा, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को, अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो उसने कहीं ना कहीं फील किया कि यस सर बात तो सही है। फिर हमने उससे ये भी सवाल किया कि हमें जो 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, मैंने बात करी प्रोप्राइटरशिप से, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एमएनसी, जो भी पीएसयू, जो भी कंपनियां जो हैं जिनका टर्नओवर बिल्कुल आपने जो बताया उन्हीं के आसपास घूमता है, तो वही लोग तो हमें 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? कि कहीं ना कहीं हम उनके पैसों को मल्टीप्लाई करके उनको देंगे। तो जब आप अपने बिजनेस को, इस कोर्स को करके ऑपरेट करेंगे, मैनेज करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। तो अगर हमने फोर्थ अपॉर्चुनिटी और स्कोप की बात करी पोदार सर, तो वो है कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे अगर चलाना चाहते हैं, आप कोई नया स्टार्टअप लाना चाहते हैं, आप कोई बहुत अच्छे बिजनेसमैन के रूप में बन करके उभरना चाहते हैं, तो यस, आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स करना चाहिए, जिससे कि आप क्या करो
मार्केट में आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए कॉस्ट को रिड्यूस करने की जो सिस्टम है उसको आप सीख पाओ और उनको वो अपने बिजनेस में डेवलप कर पाओ। तो ये हमारे 4 स्कोप जो आपने पूछे सर, उनके बारे में मैंने बताया कि स्कोप्स को हमने इन 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। कि फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, और सेकंड प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी, थर्ड एजुकेशन की लाइन में जाने के लिए, और फोर्थ बिजनेस की लाइन में जाने के लिए। ओके यस सर। सर, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी सेम ही था कि सर मुझे तो फैमिली बिजनेस संभालना है, जी तो जी जिसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है इसमें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है सर कि सर इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इस एग्जाम का जो लेवल है वो सीए से टफ है या इजी है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है। एक मिनट सर, टेक्निकली कोई इशू है। यह एक प्रोफेशनल एग्जाम है, और प्रोफेशनल एग्जाम को हम कहीं ना कहीं यह नहीं देख सकते कि कौन इजी है और कौन टफ है। सबका अपना अपना रोल रहता है, सब एग्जाम्स का अपना अपना रोल रहता है। तो वैसे ही सीएमए का भी अपना रोल है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं कि मैं मेरे सेशंस में बताता रहता हूँ, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 2 फ्री, बाई 1 गेट 3 फ्री। यानी कि आप सीएमए के कोर्स को ज्वाइन करो, साथ में आप सीए भी करो, सीएस भी करो, बीकॉम भी करो, तो बाई 1 यानी कि सीएमए बाई 1 किया आपने, आपने फ्री किया। तो सर अब इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि सीए का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से उसने क्वालिफाई किया, बट उनका जॉब नहीं लगा। सीएस का बहुत अच्छे लेवल पे किया, जॉब नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं सीएमए उनके साथ में था, और सीएमए, मैं ऐसा नाम नहीं लेना चाहता, मुझे बहुत सारे नाम याद है, बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिससे कि मैं नाम नहीं लूंगा, कि उनका सीए क्वालिफाई होने के बाद में जॉब नहीं लगा था ड्यू टू एनी रीजन, बट वो कैंपस प्लेसमेंट में आए सीएमए क्वालिफाई होने के बाद में, और उनका सीएमए में बहुत अच्छा जॉब लगा। तो एग्जाम तो जो बात करेंगे हम ये मानेंगे कि सेम सी है, लेकिन हाँ, अभी वर्तमान समय में सीएमए की जो डिमांड है वो बहुत अच्छे लेवल पे है। तो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल अगर हम बात करें, तो डिमांड सप्लाई के रूल से इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे लेवल पे रहा है, और बच्चे जो है थोड़ा सा इजी लेवल पे इसको अप्रोचेबल कर पा रहे हैं। तो ये बच्चे का जो सवाल था उसका मैंने जवाब दिया। तो सर इस कोर्स को करने के लिए ड्यूरेशन कितना लगेगा और इसमें क्या क्या लेवल्स है, मतलब अगर मैं 12th के बाद ये कोर्स करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, और क्या 12th के बाद भी मैं इसको कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई बेनिफिट है तो वो बताइए। बिल्कुल सर, इस बात को लेने से पहले मैं 2-3 मिथ जो है मार्केट में जो है उनको मैं दूर करना चाहूंगा बच्चों का। सबसे पहला मिथ है मार्केट में कि यह कोर्स ओनली और ओनली इंग्लिश मीडियम में होता है। ऐसा नहीं है सर, यह कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है। अगर हम बात करें जो हमारी डिग्री आती है, सर आपके पास तो डिग्री पड़ी भी होगी, मेरे पास तो ऑफिस में है, हमारी डिग्री भी आती है, तो आप देखिएगा उस डिग्री में कहीं पे भी यह मेंशन नहीं होता कि सुरेश पोदार जी ने इंग्लिश मीडियम से किया है, हरिंदर पारिक जी ने हिंदी मीडियम से किया है। कहीं पर भी यह मेंशन नहीं होता। यानी कि आपने जिस मीडियम से किया, मैंने किस मीडियम से किया, वह सामने वाले को पता नहीं चलेगा। सामने वाले को पता कब चलेगा, आपने प्रैक्टिकली कितना काम सीखा है, आपको प्रैक्टिकली कितना काम आता है, आपका कम्युनिकेशन का स्किल कैसा है, आपका हाव भाव कैसा है, आपके संस्कार कैसे हैं, उनसे आपको उसको पता चलेगा कि यस ये कौन से मीडियम से हो सकता है। बाकी ऐसा कहीं पे भी उस डिग्री में मेंशन नहीं होता। यस, इंस्टीट्यूट की बुक्स जरूर इंग्लिश में आती है, पेपर हमारा जरूर इंग्लिश में आता है, लेकिन आपको लिखने का जो पावर है वो मीडियम के हिसाब से जो आप मीडियम लेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। हिंदी मीडियम लेंगे हिंदी मीडियम में लिख सकते हो, इंग्लिश मीडियम लेंगे इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो। और काफी सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हम इंग्लिश मीडियम से करेंगे तो हमें अच्छा पैकेज मिलेगा। ये सेकंड मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी मीडियम से होंगे तो भी मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, बहुत टक्करबाज स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का कोई फर्क नहीं रखा, अच्छी जॉब ली है उन्होंने। और अच्छी जॉब सर, बहुत अच्छी जॉब, पैकेज 18-18 लाख रुपए का। आप तो जानते होंगे मोहित अग्रवाल पर्वत सर वाले को, जिसका गेल में जॉब लगा था।
तो अब कहने का मतलब अब मीडियम यहाँ पे बैरियर नहीं है आपके, कि मीडियम कोई बैरियर नहीं है कि आप इस मीडियम से हो तो आपकी बैरियर है, आप नहीं कर सकते इस कोर्स को, या कर लोगे तो आपकी जॉब कम लगेगी या लगेगी नहीं, या कैंपस प्लेसमेंट में आपका कम सिलेक्शन होगा, शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। बिल्कुल भी ये क्राइटेरिया नहीं है। तो ये सेकंड मिथ हमने दूर किया। थर्ड मिथ है तो बच्चों में जो रहता है वो रहता है मैथमेटिक्स का, फियर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का डर रहता है कि सर हमने सुना है कि ये सीए सीएमए इनके अंदर मैथमेटिक्स अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो यह ऐसा कुछ नहीं है। आप तो खुद एजुकेटर हैं इस लाइन के। पोद्दार सर, फाउंडेशन के अंदर ओनली और ओनली 50 मार्क्स अपना मैथमेटिक्स का रोल रहता है। फाउंडेशन के बाद में इंटरमीडिएट और फाइनल में मैथमेटिक्स का कोई रोल नहीं रहता, यानी कि मैथ्स अपना कोई रोल प्ले नहीं करती। और जो 4 सब्जेक्ट होते हैं फाउंडेशन में, उनमें भी एक सब्जेक्ट में वो भी 50 मार्क्स का। तो कोई पेरेंट्स ये कहे कि मेरा बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, कोई स्टूडेंट ये कहे कि मैं मैथमेटिक्स में कमजोर हूं, तो भैया कोई बात नहीं है। यहाँ फाउंडेशन के लेवल तक मैथमेटिक्स आती है, और वो भी ओनली और ओनली फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, जो आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ी है, बस वही जो है स्टडी की हुई मैथमेटिक्स आपके वहां पे फाउंडेशन में आती है, इसके अलावा और नहीं आती। तो ये थर्ड जो मिथ था वो हमने दूर किया। चौथा मिथ है कि इस कोर्स को ओनली और ओनली कॉमर्स स्ट्रीम वाले ही कर सकते हैं। ये बड़ा मिथ है। मैंने 90,000 जो आपको मेंबर बताए, उनमें 29%, 90,000 का 29% हो गया सर, एस्टिमेटेड 28,000 के आसपास। वो मेंबर हमारे क्या हैं, नॉन कॉमर्स से हैं, और उनमें से भी मैक्सिमम साइंस के हैं। आर्ट्स के कम है, साइंस की ज्यादा है, जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग उनको जरूरत पड़ती है कोस्टिंग से रिलेटेड काफी सारे काम की, तो उनको फील होता है नहीं यार अब हमें सीएमए भी करना चाहिए। तो कोई यह कहे कि नहीं यह कोर्स ओनली और ओनली सीएमए जो कोर्स है वो कॉमर्स वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये दोनों स्ट्रीम और जो बची हुई है आर्ट्स और साइंस उसके लिए भी है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमने देखा 71% जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, वो कॉमर्स प्ले कर रही है। तो इसका मतलब स्पेसिफिक किसके लिए हुआ, स्पेसिफिक ये कॉमर्स वालों के लिए हुआ, बट ऐसा नहीं है ओनली और ओनली कॉमर्स वालों के लिए हुआ। तो यह भी एक जो मार्केट में बहुत बड़ा मिथ है। किसी के आज सेशन कोई ले रहा है, उसकी जानकारी में है कोई कि सब मेरी जानकारी में कोई है जो जिसने बीए कर लिया या बीएससी कर लिया, बट अब वो अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। 3-4 साल उन्होंने कहीं ना कहीं कोई दूसरे जॉब की तैयारी करने में भी दे दिए, तो यस वो इधर डाइवर्ट हो सकते हैं, वो आ सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो मिथ थे पोद्दार सर, ये मैंने डिस्कस किए आपके साथ में। अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सर आपका ये कोर्स जो है वो कितने साल का होता है, कितने लेवल होते हैं। तो सर यह कोर्स जो है आफ्टर 12th अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है, तो मैंने ये देखा है मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, आज काफी साल हो गए मुझे, कि ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते करते वह बच्चा क्या कर सकता है, अपने सीएमए की डिग्री भी ले सकता है। अब आप देखिए, एक बच्चा जो ओनली और ओनली सीएमए कर रहा है, एक बच्चा ओनली बीकॉम कर रहा है, यानी कि बीकॉम भी कर रहा है एक बच्चा, साथ में सीएमए भी कर रहा है, और एक बच्चा ओनली बीकॉम कर रहा है। 3 साल बाद में जब वो दोनों मिलते हैं, तो एक अपने नाम के पहले CMA हरेंद्र कुमार पारिक लगाता है, और दूसरा वाला ओनली हरेंद्र कुमार पारिक लगाता है। यानी कि उसको बाजार में, समाज में उसको एक नया नाम और नई पहचान किसने दिलाई, एक प्रोफेशनल डिग्री CMA ने। लेकिन टाइम दोनों ने बराबर दिया, मानता हूं सीएमए करने वाले ने थोड़ी बहुत मेहनत ज्यादा करी, बट टाइम तो उन दोनों का बराबर ही गया ना सर। 3 साल उनके गए, 3 साल इनके गए। उसको एक नया इमेज मिला, नया सोशल इमेज मिला, उसको नया नाम मिला, नया पहचान मिला। हरेंद्र नाम जो था वो दादाजी नाना जी आपस में बुआ जी फूफा जी ने सिलेक्ट किया था, और बीच में पंडित जी ने भी अपना रोल प्ले किया था। लेकिन नहीं, मुझे था कि नहीं यार हरेंद्र खूब दिन हो गया, 20 साल हो गए, अब मुझे एक नया नाम लेना है, नई पहचान बनानी है। नया नाम और नई पहचान का हकदार कौन, आज इस सीएमए का मालिक कौन, मैं खुद हूँ। जो जिसने खुद ने जो समय दिया वो है। तो एक नई पहचान आपको समाज में बनानी है, नया नाम आपको कमाना है, तो यस
आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करना होगा, जिनमें से CMA एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है। यह 3 लेवल में होता है, 3 इसके बेसिक लेवल होते हैं। पहला लेवल जो होता है वह फाउंडेशन लेवल होता है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 10th क्लास का पास होना जरूरी है। आफ्टर 10th आप इस कोर्स में फाउंडेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो सर मैं तो 11th क्लास में आया, मुझे आप क्यों बोल रहे हैं इस कोर्स को करने के लिए? मैं तो 12th में हूं, मुझे क्यों बोल रहे हैं? जब तक वो वाली बात है सर, जब तक आदमी अपना गोल डिसाइड नहीं कर ले, वह 50 कोर्स की तरफ मूव करता है। लेकिन अगर उसने गोल अपना डिसाइड कर लिया कि यस मुझे तो करना ही यही है, किसी स्पेसिफिक प्रोफेशनल कोर्स के प्रति उसने रजिस्टर्ड करवा दिया, तो यस उसका क्या होगा, फिर एक गोल डिसाइड हो जाएगा और उस गोल की तरफ वो फोकस करेगा कि यस मुझे क्या करना है, मुझे ओनली और ओनली CMA ही करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स और लॉ। और लॉ भी बेसिक फंडामेंटल ऑफ लॉ 50 पेज की एक बुक आती है। उनमें से 3 जो सब्जेक्ट होते हैं, वो 3 सब्जेक्ट वो 11th और 12th क्लास में पढ़ रहा होता है। तो अगर वो गोल डिसाइड कर लेगा तो अपनी स्टडी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग करेगा कि मुझे 11th और 12th के साथ साथ उसके CMA के फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी करनी है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यस फाउंडेशन में एंट्री लेवल क्या है, 10th क्लास का पास होना। बट फाउंडेशन की एग्जाम कब दे सकता है कोई बच्चा? जब उसने 12th क्लास की एग्जाम दे दी। अदरवाइज उसका जो है रिजल्ट होल्ड हो जाएगा, और एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट आने से पहले पहले उसको 12th क्लास की अपनी मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी, जिससे कि उसका रिजल्ट होल्ड नहीं हो। फाउंडेशन में जो है हमने बात करी 4 सब्जेक्ट होते हैं। चारों सब्जेक्ट में उसको पास होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स, 40 40 40 40, 160 मार्क्स उसको मिनिमम चाहिए हैं। और एग्रीगेट एवरेज जो मार्क्स चाहिए उसको 400 में से 200 कंपल्सरी है। यानी कि एवरी सब्जेक्ट 40, बट एवरेज कितना चाहिए उसको? 200, मिनिमम एवरेज 50%। ये एक पासिंग क्राइटेरिया है। और यह एग्जाम जो होती है 1 साल में 2 बार होती है, एक बार जून में होती है और एक बार दिसंबर में होती है। जून में अगर किसी को एग्जाम देना है तो 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट होती है। लेकिन अगर दिसंबर में किसी को एग्जाम देना है तो 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट होती है। तो आप क्या करें, अभी जो दिसंबर एग्जाम है उसके लिए 31 जुलाई से इंस्टीट्यूट ने जो डेट है वो एक्सटेंड करके डेट कर दी 10 अगस्त 2023। यानी कि आपके पास अभी भी 3 दिन है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन चाहें तो 114 जो चैप्टर्स हैं उनमें से कहीं पे भी जाके ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं, किसी भी रीजन ऑफिस जो है उसमें जाके कर सकते हैं। और ऑनलाइन हमारी द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो ऑनलाइन जो साइट बनी हुई है हमारी, उस पे भी जाकर के अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाउंडेशन का जो फी है, वो जो द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो फी है वो है ओनली और ओनली 6000, जिसमें आपको बुक्स भी इंक्लूड है। तो आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन अभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम देने के लिए आपका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 31 जुलाई था, जिसको इंस्टीट्यूट ने बढ़ा करके 10 अगस्त 2023 कर दिया है। और जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें, वहां पे टाइप ऑफ कोचिंग पूछा जाता है। टाइप ऑफ कोचिंग में ओरल एंड पोस्टल, 2 वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। उसमें से मैं यही निवेदन करता हूं सभी से कि ओरल को सेलेक्ट करें। ओरल में क्या होता है, किसी भी चैप्टर को सिलेक्ट करना होता है, वो चैप्टर आपको पूरी सर्विस देता है, जैसे कि बुक्स देना या ट्रेनिंग्स देना, या फिर और भी कोई जो आपकी हेल्प होती है, वो वहाँ का जो पर्टिकुलर स्टाफ है वो आपकी प्रॉपर हेल्प करता है। लेकिन अगर आप पोस्टल सेलेक्ट करते हैं तो पोस्टल के केस में आपको जो सर्विस मिलती है वो रीजनल ऑफिस से या हेड ऑफिस से ही मिल पाती है। चैप्टर्स उसमें बिल्कुल हैंडलेस हो जाते हैं, वो आपकी हेल्पलेस होने के कारण से कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो ये एक हमारा पहला लेवल था, फाउंडेशन का लेवल। फाउंडेशन के लेवल में मैंने पूरी कोशिश करी है कि सब कुछ हम इनको बच्चों को बताएं।
दोबारा से हम हल्का सा रिपीट कर लेते हैं। 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, 12th के बाद आप अपनी एग्जाम दे सकते हैं। पर सब्जेक्ट आपको 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए, एवरेज 50% चाहिए। साल में 2 बार एग्जाम होती है, एक बार जून में होती है जिसका रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी से पहले, दिसंबर में होती है जिसका रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई से पहले। 31 जुलाई की डेट को एक्सटेंड करके इंस्टीट्यूट ने 10 अगस्त कर दिया। एग्जाम जो होती है वो जो है आपके दोनों मीडियम में होती है, हिंदी मीडियम में भी होती है और इंग्लिश मीडियम में भी होती है। एग्जाम जो है पहले ऑनलाइन मोड पे हुआ करती थी, लेकिन अभी इसी अटेम्प्ट से वापस से इंस्टीट्यूट ने जो है ऑफलाइन मोड कर दिया है। जो ऑनलाइन मोड में आने का कारण रहा था वो था ड्यू टू कोविड, और कोविड के बाद भी कुछ दिनों तक वापस से इंस्टीट्यूट को उसी प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ा। लेकिन अभी जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में हो रही है। वहां पे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने कहा चारों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और एक ही दिन में चारों पेपर आपके हो जाते हैं। तो ये हमारा एक पोदार सर फाउंडेशन का लेवल था, पहला लेवल जो हमने बात करी। दूसरा लेवल हमारा होता है इंटरमीडिएट। जब पहले लेवल को कोई क्रॉस पास कर लेता है तो उसका दूसरे लेवल जिसको हम इंटरमीडिएट नाम देते हैं उसमें एंट्री हो जाती है। लेकिन सर हमने सुना है कि बहुत सारे वे हैं जिनके थ्रू आपकी इंटरमीडिएट में हम डायरेक्ट आ सकते हैं। यस, बाय वे ऑफ 5 वे, बाय वे ऑफ 5 वे आप क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बाय वे ऑफ 5 वे। उसमें पहला वे है कि आपने सीएमए का फाउंडेशन एग्जाम पास कर लिया, सीएस का फाउंडेशन एग्जाम पास कर लिया, सीएमए का केट का कोर्स पास कर लिया, सीए का आईपीसीसी बोथ ग्रुप पास कर लिया, या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अपीयर्ड हैं या फाइनल हो चुका है किसी भी स्ट्रीम से, नोट करें किसी भी स्ट्रीम से। तो ये बाय वे ऑफ 5 वे है। 5 में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यस आप सीएमए के इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। क्योरीज हम सर पोदार सर लास्ट में लेंगे, एक बार इसको पूरा कर दें। तो ये जो हमारी बात कर रहे थे हम इंटरमीडिएट लेवल की, तो बाय वे ऑफ 5 वे हम इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। 5 प्रकार हमने बताए, उनमें से कोई भी एक प्रकार से वो एडमिशन ले सकता है। इंस्टीट्यूट की जो फी है वो 23,100 है, जिसके अंदर वही बुक्स के चार्जेस इसमें इंक्लूड है। एक इंटरमीडिएट की एग्जाम देने से पहले, दोनों ग्रुप की एग्जाम देने से पहले उसको एक 100 आवर का कंप्यूटर ट्रेनिंग को भी वो क्या कर सकता है, बिल्कुल ऑनलाइन ही कर सकता है, जो कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करवाती है। तो ये जो एक है इंटरमीडिएट का लेवल है, जिसको हमने यह भी कह सकते हैं कि इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं जो कि 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में 4 सब्जेक्ट। अब कोई बच्चा चाहता है कि वो दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहता है, यस वो दे सकता है। कोई चाहे कि सर मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक साथ दूं, मैं तो 4 और 4 करके देना चाहता हूं, यस वो भी दे सकता है। अब लेकिन पोदार सर आप ये बताइए बच्चों को कि 4 और 4 यानी कि अलग-अलग देने में और एक साथ देने में क्या उनको बेनिफिट्स रहेंगे, ये आप थोड़ा-सा बच्चों को एलिब्रेट करें। सर देखिए, अगर सिंगल ग्रुप देते हैं तो उसमें एक तो आपके रैंक नहीं आ सकते। तो रैंक आपके यस, तभी आएगी जब आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देंगे। ये हम बच्चों को बोलते भी हैं कि बोथ ग्रुप ही देना चाहिए अगर कैपेसिटी है तो। पर ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अपनी कैपेसिटी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कहीं प्रेशर में आके वो दोनों में ही क्लियर ना हो, तो पहला तो ये है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, जो आज तक हमने बहुत बार देखा है सर, वो है सेट ऑफ का बेनिफिट। अगर आप एक ग्रुप का एग्जाम देते हैं और सपोज उसमें आपके 200 की बजाय 190 आ गया, तो आप रह जाएंगे, आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, जबकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स से ऊपर। बट अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं और एक ग्रुप में आपके 190 मार्क्स आते हैं और दूसरे में 210 आ जाते हैं, तो सर वो क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा बहुत बार देखने को हमें मिला है कि एग्जैक्टली 400 मार्क्स आए हैं, एक ग्रुप में ज्यादा है एक ग्रुप में कम है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें हो जाता है। दूसरी बात सर, एक मिथ और यहाँ पे है,
लोगों के बीच में कि सर एक एक ग्रुप करके देंगे तो हमारा पैकेज अलग होगा और बोथ ग्रुप देंगे तो पैकेज अच्छा होगा, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है ऐसा कहीं नहीं लगा मेरे को कि अलग अलग ग्रुप देने से कोई पैकेज पे फर्क पड़ता है। डिग्री सेम ही है और उसकी वैल्यू भी सेम ही है। तो सर बोथ ग्रुप देना हम प्रेफर करते हैं, बट अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल सर, सही बताया आपने। जो मैं बताया करता हूँ बच्चों को, सेम इक्वल आपने वो बात बताई बच्चों को कि वास्तविकता में बोथ ग्रुप देने में बहुत अच्छे फायदे हैं। सबसे बड़ा सेट ऑफ बेनिफिट, दूसरा AIR बेनिफिट। अगर आप चाहता है कोई बच्चा 1 बाय 1 करके दे, एक ग्रुप में बहुत अच्छे मार्क्स आए, दूसरे ग्रुप में बहुत अच्छे मार्क्स आए, अब वो कहता है कि सर मेरे क्लब करो मार्क्स को और मुझे रैंक दे दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको AIR चाहिए तो यस, आपको बोथ ग्रुप एक साथ देने होंगे। और आपको सेट ऑफ का बेनिफिट चाहिए, एक ग्रुप दिया 400 में से उसके 240 आ गए, जब दूसरा ग्रुप देने गया तो उसके 180 आ गए, बोला सर मेरे पहले 40 मार्क्स ज्यादा आए हुए थे, मुझे जोड़ दो अब यहाँ पे। तो वो बेनिफिट जो होता है वो भी जब वो एक साथ देता है तभी मिलता है, अलग अलग देता है तो नहीं मिलता है। तो ये एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो हमने और पोदार सर ने शेयर किया। फाइनल ये इंटरमीडिएट में हमने बताया कि 100 आवर का एक कंप्यूटर ट्रेनिंग होता है, और विश्वास मानिए सर, अगर किसी ने ईमानदारी से उस ट्रेनिंग को किया है तो बहुत कुछ सीखने को उस ट्रेनिंग के थ्रू मिलता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी हमारे बच्चों की जो कमी रहती है वो ये रहती है कि वह जो भी इंस्टीट्यूट अपनी ट्रेनिंग्स करवाता है उनको फॉर्मेलिटी के तौर पे लेकर के जाता है कि ये तो एक फॉर्मेलिटी है, उसको लॉगिन किया, चालू किया, छोड़ देते हैं। नहीं, कोशिश करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कि आप उसको टू वे कम्युनिकेट करें। आप देखिए कितना कुछ सीखने को मिलेगा। आपको नहीं आता है, चैट बॉक्स में आप पूछिए, नहीं आता है आप वैसे डायरेक्ट उनको क्योंकि टू वे कम्युनिकेट होती है ट्रेनिंग, तो आप डायरेक्ट पूछिए, बहुत सही रहता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस ट्रेनिंग के अलावा भी कई बार आप जैसी जो एजुकेटर हैं, वो काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, तो बच्चों को उन ट्रेनिंग्स की तरफ भी जाना चाहिए। वहाँ से प्रैक्टिकल उनको एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि उनको कैंपस प्लेसमेंट में कहीं न कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले कर जाता है। तो ये हमारा सेकंड लेवल था। इसकी फीस मैंने बताई 23,100। सर ये एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पूरी इंस्टीट्यूट में जो कोर्स की फीस है, वो 6,000, 23,100 और 25,000। टोटल फीस आप देखोगे कि 53-54 हज़ार रुपए की फीस है। उस इतनी सी फीस में इतना अच्छा प्रोफेशनल कोर्स मार्केट में अवेलेबल है। बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ अवेयरनेस बच्चों को या उनके पेरेंट्स को, या मैं तो अभी ये भी कहूँगा कि जो स्कूल्स जो हैं रूरल एरियाज़ में, उनके फैकल्टीज़ को भी पता नहीं है कि इतना अच्छा जो कोर्स है मार्केट में अवेलेबल है और इतना सस्ता है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंस्टीट्यूट जो है, कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल नहीं है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है संसद के अधिनियमों के तहत बनी हुई, जिसको कहीं न कहीं ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं होता, या इंस्टीट्यूट का उद्देश्य ये नहीं होता कि हम प्रॉफिट कमाएँ किसी बच्चे से। तो ये जो फीस है वो बहुत नॉमिनल फीस है, जिसमें बुक्स और आपका ट्रेनिंग्स ये सब कुछ इंक्लूड है। अब सर हम बात करेंगे तीसरे लेवल की, जो कि हमारा फाइनल का लेवल है। हमने बात करी थी जब फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में आए तो बाय वे ऑफ 5 वे। तो कोई बच्चे मेरे से मजाक करते हैं, सर ऐसा ही कोई वे और बताओ कि फाउंडेशन से इंटर से हम फाइनल में डायरेक्ट पहुंच जाए, इंटर भी नहीं देना पड़े हमें। तो बच्चों माफी चाहूंगा, इंस्टीट्यूट ने अभी तक ऐसा कोई वे नहीं लिया है। अभी तक एक ही वे है कि आपने अगर इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप 8 सब्जेक्ट को पास कर लिया है तो यस, आप क्या कर सकते हैं, सीएमए के फाइनल में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम यह शॉर्ट एंड स्वीट कह सकते हैं कि सीएमए के फाइनल में एडमिशन लेने का एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है सीएमए का इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप 8 के 8 सब्जेक्ट पास हो। अब जब फाइनल की फीस की बात करते हैं तो 25,000 फीस है, जिसके अंदर 7 डे का इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, बुक्स और भी कोई ट्रेनिंग होती है उसकी, वो सब कुछ इंक्लूड है। और वही फाइनल में बात करें तो टोटल 8 पेपर होते हैं, 4 एंड 4, वही 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। बच्चा चाहे तो 1 बाय 1 करके दे सकता है, बच्चा चाहे तो एक साथ भी दे सकता है। वही सेट ऑफ का बेनिफिट, वही एआईआर का बेनिफिट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो ये सर मोटा-मोटी हमारा जो लेवल वाली बात जो हमने करी थी, वो है कि यस, फर्स्ट
फाउंडेशन लेवल है, सेकंड इंटरमीडिएट लेवल है, थर्ड फाइनल का लेवल है। और हमने इनके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करी। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होती है, चाहे हम फाउंडेशन में बात करें, चाहे इंटर में या फाइनल में, तीनों में मिनिमम पर सब्जेक्ट 40 है और एग्रीगेट 50 है। और हम बात करें एग्जाम्स की, तो तीनों की एग्जाम, चाहे वो फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तीनों की एग्जाम साल में 2 बार होती है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस की कई बार लास्ट में हमें देखना पड़ा कि एग्जाम एक्सटेंड हुई थी। तो वो एक नॉर्मल बिजनेस है कि किसी इंस्टीट्यूट का एग्जाम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसको 2 ही टर्म्स में डिवाइड कर रखा है, यस, जून और दिसंबर। जून में अगर कोई बच्चा देना चाहता है तो लास्ट डेट है 31 जनवरी, और दिसंबर में देना चाहता है तो लास्ट डेट है 31 जुलाई, जिसको अभी एक्सटेंड करके कर रखा है 10 अगस्त। तो ये सर हमारा एक लेवल जो हमने आपके साथ में शेयर किया। थैंक यू सर ये शेयर करने के लिए। सर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बच्चे का क्वेश्चन जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आशीष का क्वेश्चन है और एक ईशा अग्रवाल का क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है कि जी सर अगर हम एजुकेशन स्टार्टअप करना चाहते हैं और साथ जी में प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्लान कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सर बिल्कुल बेशक कर सकते हैं। आज की तारीख में आज आप हमें देखेंगे कि जितने भी एजुकेशन सेक्टर में हैं हमारे, जो भी सीएमए हैं या चाहे दूसरी फैकल्टी सीए से देख लो, तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से भी जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिस में ये कहीं पे भी मना नहीं किया कि आप पढ़ा नहीं सकते, वो भी पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ही है। आप किसी को अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। हम हमारी प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हम कंसल्टेंसी देते हैं। जैसे मैं खुद प्रैक्टिस में हूँ, आप खुद भी प्रैक्टिस में हैं, तो हम हमारी कंसल्टेंसी देते हैं। तो कंसल्टेंसी एक हमारा पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है। वैसे ही हमारा नॉलेज शेयर करना, कंसल्टेंसी के थ्रू भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं, एजुकेशन के थ्रू भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं। तो कोई जैसे पार्ट टाइम उसने कहा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पार्ट टाइम वो इवनिंग में या मॉर्निंग में कहीं ना कहीं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ है, तो यस, वो दोनों एक साथ चला सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो भी पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ही हुआ एक तरह से। एक क्वेश्चन सर रंजीत सिंह का है ट्रेनिंग के बारे में, तो मैं इसको कंप्लीटली कर लेता हूँ क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि सर इस कोर्स में किस किस टाइप की ट्रेनिंग्स होती है, मतलब ट्रेनिंग क्या क्या मिलती है और क्या उनके लिए स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्या उसकी कोई अलग से कॉस्ट है, उसके बारे में भी सर थोड़ा बता दें। एंड उसके बाद में एक हमारे साथ में प्रोफेशनल है महेंद्र सैनी सर, उनके भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आपसे डायरेक्टली पूछना जी चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरा सवाल हमेशा यही रहता है कि मार्केट में आपको बच्चों बहुत सारे लोग यह भ्रमित करेंगे कि भैया तू पहले डिग्री ले ले, उसके बाद में नॉलेज ले लेना। ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपके पास डिग्री आने के बाद आप किसी के पास 2 घंटे 4 घंटे बैठ करके ज्ञान ले लो। तो गनीमत यही रहती है बच्चों, मैं बिल्कुल आपको ये अवेयर करके जाऊंगा कि गनीमत यही रहेगी कि आप अपना जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उसमें अपना ट्रेनिंग पूरा करो 15 मंथ का। यहाँ पे पोदार सर 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है। इंटरमीडिएट से पहले जो हमने बात करी 100 आवर का कंप्यूटर ट्रेनिंग, वो ऑनलाइन द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अपने बैचेज बनाता है, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करता है और वो ट्रेनिंग करवाता है। दूसरी ट्रेनिंग जो होती है हमारी फाइनल की एग्जाम देने से पहले होती है, वो होती है 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब कितनी अच्छी बात है कि बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन जो मेरे इस जवाब में है कि कितनी अच्छी बात है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 2 प्रकार से आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। एक, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के यहाँ पे आप ट्रेनिंग करो, वहां पे जो स्टाइफंड है वो 2000 है। एक ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे आप ट्रेनिंग करो। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होनी चाहिए? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, पीएसयू, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एमएनसी, ऐसी कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट हो और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड हो, यस, आप उसमें क्या कर सकते हो, अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो 15 मंथ्स का। अब ऑर्गेनाइजेशन में भी सर हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के यहाँ रजिस्टर्ड है,
चाहे आप ओएनजीसी की बात करें, चाहे गेल की करें, चाहे बेल की करें, चाहे आईओसीएल की बात करें, चाहे आप हिंदुस्तान सॉल्ट की बात करें, चाहे आप हमारे यहाँ जो लोटस डेयरी को हमने करवाया उसकी बात करें, चाहे आप बोरोसिल लिमिटेड की बात करें, चॉइस फिंसर की बात करें, काफी सारी एक मल्टीपल यानी कि स्टेट वाइज, फिर आप प्लेस वाइज, सिटी वाइज आप जाके इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड है। दूसरा जो दिया हमने नॉन रजिस्टर्ड, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूट के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, फिर क्या उसमें भी आप कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए जो इंस्टीट्यूट ने डिफाइन कर रखा है। तो आप यह कह सकते हैं शॉर्ट एंड स्वीट कि 3 प्रकार से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं: प्रैक्टिसिंग कॉस्ट, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन और अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब सर बात आती है कि मार्केट में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी लोग अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी के पास भी अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं, एडवोकेट्स के पास भी अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। यस, वो बिल्कुल बेशक कर सकते हैं, लेकिन पिछले टर्म एग्जाम में हमने देखा 500 बच्चों का रिजल्ट होल्ड हुआ, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण पाया गया, वो पाया गया कि बच्चों ने ट्रेनिंग तो कर ली। क्या होता है मार्केट में, सीए इन जनरली मिल जाते हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ सीए है वो काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं फैमिली में कोई ना कोई टर्म से आपको सीए का प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अब बेचारे सीए साहब भी क्या होते हैं कि मजबूरी वश, जानकारी वश उनको वो सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन ना तो वो सीए साहब इस जानकारी को कभी जान पाते हैं, ना आपके वो स्टूडेंट इस बात को जान पाता है कि यस, मुझे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए था उस ट्रेनिंग को करने का। मिनिमम 50 लाख का टर्नओवर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी या एडवोकेट फर्म का होना चाहिए, जो आपको क्या कर रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। और इसी चीज को देखते हुए हमने देखा है कि वो जो मैंने बताया 500 स्टूडेंट पिछली बार रह गए थे, मैक्सिमम की यही जो गलती थी कि उन्होंने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स में या सीएस फर्म में जाके ज्वाइन कर लिया और सर्टिफिकेट लगा दिया। बाद में पता चला कि उस फर्म का टर्नओवर इतना था ही नहीं। तो यह सबसे बड़ी गलती जो है बच्चे करते हैं, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि यस, चौथा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप सीए, सीएस एंड एडवोकेट फर्म्स में जाके कर सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वहां पे उनका डिवीजन होना चाहिए, वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उनका एक टर्नओवर का क्राइटेरिया पूरा फुलफिल होना चाहिए। अब सर जो एक फाइनल से पहले एक 7 दिन का एक आईओटीपी की ट्रेनिंग भी होती है। उस आईओटीपी की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट कोई चार्ज नहीं लेती, 100 आवर की कंप्यूटर ट्रेनिंग का भी कोई चार्ज नहीं लेती। और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग होती है, वहां पे बच्चों को स्टाइपेंड अच्छा मिलता है, नो डाउट। वहां पे उन बच्चों को 8,000 मिनिमम और 10,000 मिनिमम का इंस्टीट्यूट ने क्राइटेरिया बना रखा है। और मैं बात करूं प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट की, तो वहां पे उन्होंने 2,000 का क्राइटेरिया बना रखा है। अब सर बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि हम करें कहाँ, किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के यहाँ पे या ऑर्गेनाइजेशन में? तो मेरा जवाब रहता है, अगर आपको ऑलराउंडर बनना है, यानी कि आपको बॉलर भी बनना है, आपको बैट्समैन भी बनना है, आपको विकेट कीपर भी बनना है, आपको फील्डर भी बनना है, आपको कैचर भी बनना है, तो यस, आप किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के यहाँ ज्वाइन करो, क्योंकि वहां डायरेक्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट करो, अकाउंटिंग भी, रिटर्न फाइलिंग भी, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना, उनकी ऑडिटिंग करना, उनकी रिपोर्टिंग करना, वो सब कुछ किसमें आ जाता है, आपको वहां पे इजीली मिल जाता है। लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे तो वो स्पेसिफिक आपको एक सेगमेंट अलॉट कर देंगे, उस सेगमेंट में हो सकता है आपको फाइनेंस में मिल जाए, हो सकता है ऑडिट मिल जाए, हो सकता है इंटरनल ऑडिट मिल जाए, ऑडिट के अंदर भी हो सकता है कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आपको ट्रेनिंग दे दे, है ना। तो वो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस रहता है। जिन बच्चों को आगे जाकर के इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही बनना है, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर के ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन ऑलराउंडर बनना है कि किसी भी फील्ड में मेरे को कोई भी सेगमेंट दे दो मैं काम कर दूंगा, तो यस, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के। अब इसमें किसी ने अभी एक सवाल किया, छोटी और बड़ी। देखो, छोटी और बड़ी तो नियत होती है, फर्म नहीं होती। हमारे काम करने की नियत, हमारे सीखने की नियत अगर अच्छी है, तो आप कितनी भी छोटी से छोटी फर्म में चले जाओ, काम उनके भी वही होगा जो बड़ी से बड़ी फर्म में होगा। मैं बच्चों आपको कई बार मैं मेरे सेशंस में ये बताता हूं कि जितनी बड़ी फर्म में जाओगे, वहां पे वो एक सेगमेंट में रह करके रह जाओगे।
जितनी बड़ी फर्म में जाओगे वहां पे भी आपको एक सेगमेंट अलॉट कर दिया जाएगा कि यस आपको जीएसटी में रहना है, या आपको कॉस्टिंग में रहना है, या आपको इंटरनल ऑडिट में रहना है, आपको रेवेन्यू ऑडिट में रहना है, आपको स्टॉक ऑडिट में रहना है, आपको फिजिकल ऑडिट में रहना है, या आपको स्टेचुटरी ऑडिट में रहना है, एक एक आपको बैंक ऑडिट में रहना है, एक एक आपको क्या कर देंगे, एक बिल्कुल स्पेसिफिक सेगमेंट दे देंगे। लेकिन आपको वापस से ऑलराउंडर बनना है तो आप छोटी फर्म भी अगर कोई मिल रही है तो यस, वहां आपको अकाउंटिंग भी सीखने को मिलेगी, वहां आपको रिटर्न्स फाइलिंग करना भी सीखने को मिलेगा, जीएसटीआर 3B 1 2 2A 2B सब कुछ आपको बेसिक डिफरेंस के दौरान सिखाया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में लेके जाते हैं अपनी ट्रेनिंग को, किस प्रकार से सीखना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये पोदार सर हमारी एक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में बच्चों को स्टाइफंड भी हमने बहुत अच्छे से मैसेज डिलीवर किया कि यस आपको स्टाइफंड भी दोनों जगह पे मिलता है। हाँ, मानता हूँ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के यहाँ पे आपको कम मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा मिलता है, लेकिन प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट आपको सेम सिटी में मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग हो सकता है आपको कहीं दूसरी जगह जाके करनी पड़े, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आता है। सर बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी ये चीज फेस करी है कि बच्चे कहते हैं कि सर बड़ी फर्म में करेंगे हम ट्रेनिंग। और होता क्या है, बड़ी फर्म में उनको एक, जैसे आपने कहा, पर्टिकुलर सेगमेंट में डाल देते हैं। इंटरनल ऑडिट करना है, बस वही करना है। पूरे 15 महीने आपको कुछ भी नहीं करना है। तो बच्चे को सिर्फ वही आता है, फिर दूसरी चीज उसको सीख नहीं पाता है। ठीक है। दूसरा, सीए फॉर्म और सीएमए फॉर्म या फिर इंडस्ट्री कहाँ पे करें? तो उसके लिए भी बेस्ट यही है कि आप क्या करें, जहां पे भी आपको मिल रहा है वो करिए। पर ऑलराउंडर बनना है तो प्रैक्टिसिंग फॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको हर टाइप का काम सीखने को मिल जाता है। अगर आप देखें कि अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑडिट, स्टॉक वैल्यूएशन, तो ये सारे काम आपको वहां पे सीखने को मिल जाते हैं अगर आप किसी फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है। और एक सवाल और रहता है बच्चों का, तो मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों को कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं पे ट्रेनिंग करने से आपके जॉब पैकेज में फर्क पड़ता है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जब हम सीवी में लिखेंगे कि हमने ट्रेनिंग बहुत बड़ी फर्म से की है, तो क्या उससे हमें जॉब जल्दी मिल जाएगी? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्योंकि ट्रेनिंग आपके सीवी को देख के नहीं मिलती, जॉब है वो आपके सीवी को देख के नहीं मिलती। जॉब आपको मिलती है आपकी क्वालिटीज को देख के। जो इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेगा उसको आप कैसे आंसर करते हैं, उस बेस पे आपको जॉब मिलती है। राइट? ओके। सो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आई थिंक सर के साथ। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो एक बार पुट अप कर लीजिए। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो एक बार डाल दीजिए। एनीवन, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो डाल दीजिए। सर आपको रोटेट करना पड़ेगा कैमरा। हाँ, अभी ठीक है। तो सर मैं महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी उनके 2-3 क्वेश्चंस थे तो वो भी आपसे पूछें क्वेश्चंस। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। महेंद्र सर भी काफी अच्छे एजुकेटर हैं, काफी अच्छा नॉलेज वो रखते हैं इस कोर्स के बारे में, तो जी बिल्कुल सर। थैंक यू महेंद्र सो सर। मच। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट सीएम हरेंद्र कुमार पारिक जी। सर, यू रियली नाइसली एलोबरेट द होल जर्नी ऑफ द सीएमए प्रोफेशन एंड होप दैट एवरीवन गॉट गुड क्लैरिटी ऑन दिस जर्नी। सर, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका इंटरव्यू है लाइव तो चल ही रहा है, बट आफ्टर एंड ऑफ दिस वीडियो पब्लिश विल बी पब्लिश अक्रॉस द इंडिया। सो यस, एवरीवन विल बी गेट बेनिफिट ऑफ दिस जर्नी। सर, बीइंग एजुकेटर, हम क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीएमए से रिलेटेड बच्चों से बिल्कुल कनेक्ट है। तो हमारे पास भी कुछ क्वेरीज आती है, तो मैं भी चाहूंगा कि उस क्वेरीज को मैं आपके सामने रखूं और आप प्लीज उसको क्लेरिफाई कीजिएगा ताकि एवरीवन गेट क्लैरिटी ऑन दिस। पहले तो ये है बिल्कुल कि सर। सर, जो अभी इंटरव्यू जो आपने बताया था कि ट्रेनिंग का जो अभी बताया था कि 15 मंथ्स की ट्रेनिंग आपको कंपलसरी है फॉर अपेयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। जी बट जी। यहाँ पे कुछ एम्बिग्यूटी है, स्टूडेंट के साथ डायलेमा है। ये जो मेरी 15 मंथ की ट्रेनिंग है, ये मुझे इंटर में एडमिशन लेते ही कर लेना चाहिए या फिर इंटर पास करने के बाद में मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, प्लीज? सर बड़ा ही शानदार सवाल, बहुत ही अच्छा। और इस सवाल पे मैं बच्चों को बहुत बढ़िया से जवाब देता हूँ कि मान लीजिए
इंस्टीट्यूट ने सर, जो आपका जो सवाल है उसका जवाब देता हूँ। इंस्टीट्यूट ने जो है वो बच्चों को अलाउ कर रखा है कि यस, जैसे ही आपने इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करवाया, करवाते ही आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन सर आप बताइए कि कोई बच्चा आफ्टर 12th, यानी कि जैसे ही 12th के साथ-साथ में वो फाउंडेशन की तैयारी भी कर रहा था और 12th कंप्लीट होते ही उसका फाउंडेशन भी कंप्लीट हो गया और उस वक़्त उसकी एज होगी 18 ईयर, हम मैक्सिमम साइड में जाएँ तो 19 ईयर, और उसका अनुभव होगा 12th क्लास। तो क्या वह बच्चा ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल कैपेबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट ने नॉर्म्स क्यों बनाए? सर, इंस्टीट्यूट ने नॉर्म्स इसलिए बनाए क्योंकि हमारे इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन जो मिलता है, उसमें सीए के, आईपीसीसी किए हुए बच्चे भी आते हैं। ग्रेजुएट जो बच्चे होते हैं, बीकॉम, एमकॉम, बीए, बीएससी, एमएससी किए हुए आते हैं, वो बच्चे भी होते हैं। तो कहीं न कहीं एक ऐज का क्राइटेरिया, एक मैच्योरिटी का जो लेवल जो होता है, उनके पास ज़रूर होता है। मैं यह कहूँगा और ये कहना भी चाहूँगा प्लेटफ़ॉर्म से कि ऐसा नहीं है कि मैंने गलत कहा है कि 12th के बच्चे को कोई नॉलेज नहीं होता। लेकिन जो सब्जेक्ट जो उसको सीखना है उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाके, ट्रेनिंग के प्लेटफ़ॉर्म पे, उन सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं होता। लाइक ऑडिट का नॉलेज नहीं होता, लाइक आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का नॉलेज नहीं होता, डायरेक्ट टैक्सेशन का नॉलेज नहीं होता, कॉस्टिंग का नॉलेज नहीं होता, लॉ का नॉलेज नहीं होता। वो उसको कहाँ से मिलेगा? वो उसको कहीं न कहीं इंटरमीडिएट में जो 8 सब्जेक्ट हैं, वो उन सबको कवर करेगा, तो उसको नॉलेज मिलेगा। तो सर, इंस्टीट्यूट ने तो बता रखा है, वो बता रखा है कि जिस दिन आपने इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन किया और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए, उसी दिन से आप क्या हैं, एलिजिबल हैं अपनी 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करने के लिए। बट हाँ, कहीं न कहीं मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चों को शेयर करता हूँ, तो उसमें यही बताता हूँ कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड के थ्रू अगर आए हैं और आप इंटरमीडिएट में आपने एडमिशन लिया है, तो प्लीज़ आप अपने आप को कहीं न कहीं प्रिपेयर कीजिए लॉ के बारे में जानकारी के लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में जानकारी के लिए, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी के लिए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो अपना कॉर्पोरेट लॉ या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्टिंग जो आती है और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आती है, उनका नॉलेज लेकर ही अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, तो आप बहुत बेहतर वे में सीख पाएँगे। आप 12th के बाद जाएँगे, तो वहाँ जो वर्डिंग यूज़ होगी या जो लैंग्वेज यूज़ होगी या जो जिस लेवल पे आपके साथ वहाँ पे ट्रीट होगा, तो उसको आप प्रॉपर सीख नहीं पाएँगे और कहीं न कहीं आपको अवेयरनेस की कमी रह जाएगी। तो इसलिए सर, सैनी सर, कि हम बच्चों को मैक्सिमम यही अवेयर करते हैं कि आप प्लीज़ जो है इंटरमीडिएट आप क्वालीफाई कर लें, उसके बाद ही अगर हो पॉसिबल तो उसके बाद ही जॉइन करें। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी क्लैरिटी आपने दी है। आपके पास नॉलेज होगी तब जाके तो आप उसपे प्रैक्टिकल वर्क कर पाएँगे। जी, ऑब्वियसली अगर बिल्कुल। आपको कोई सामने वाली फर्म भी अगर आप हायर करता है कोई, तो वो उसके पास एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे पास प्रोफेशनल स्टूडेंट आ रहा है एंड ही हैव द गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई कैन गिव द ट्रेनिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो बिल्कुल सही बात बिल्कुल है, सर। आपको स्टार्ट करनी चाहिए उसी के बाद में। सर दूसरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की तरफ से जो होता है, जैसे अगर मैं अदर कोर्सेज़ की बात करता हूँ, चाहे वो आप आईआईटीएन्स की बात करो, चाहे यूपीएससी, पीएससी या फिर क्लेट, केट के थ्रू एमबीए जाते हो, तो सर उसमें रिज़र्वेशन का एक क्राइटेरिया रहता है, तो क्या इस प्रोफ़ेशनल में भी रिज़र्वेशन का क्राइटेरिया है क्या? अगेन बहुत शानदार क्वेश्चन सर। यह सर, मैं बच्चों को बताना चाहूँगा रिज़र्वेशन कहाँ अप्लाई होता है, सबसे पहली बात। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के गलतफ़हमी में रहते हैं कि रिज़र्वेशन सर, पहली बात ये बताना चाहूँगा, रिज़र्वेशन होता कहाँ अप्लाई है? जहाँ पर कोई सीट लिमिटेड होती है। अगर सीट अनलिमिटेड है, वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वहाँ रिज़र्वेशन होना ही नहीं। तो शॉर्ट एंड स्वीट मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ कोई रिज़र्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई लिमिटेड सीट ही नहीं है। अगर आप में अच्छे मार्क्स लाने की कैपेसिटी है, तो यस, आप ला सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। तो यहाँ कोई रिज़र्वेशन नहीं है, कोई एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल
कोई भी कोटा किसी प्रकार का नहीं है। आपका एक ही कोटा है, मिनिमम 40 मार्क्स, एवरेज 50 मार्क्स, यही हमारा रिजर्वेशन है सर। सर एक ओके बच्चे का सर, क्वेश्चन है, एक बच्चे का क्वेश्चन था, काउंटर क्वेश्चन एक्चुअली, जो अपन ने लास्ट जी टॉपिक लिया था कि सर अगर इंटर का एक ग्रुप क्लियर हो और सेकंड ग्रुप चलता रहे, उसके साथ हम ट्रेनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं मना नहीं कर रहा करने को, तो वो जब एक ग्रुप नहीं कर रहे तो भी कर सकता है। कहीं ना कहीं वो दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन पे ध्यान दे तो ज्यादा बेटर है। अगर उसको लगता है कि मैंने एग्जाम दे दी सेकंड ग्रुप की, तो वह कंटिन्यू कर सकता। एग्जाम देने के तुरंत बाद आपने देखा होगा सर, जितनी भी प्रैक्टिसिंग फर्म होती है इंक्लूडिंग मी, हम लोग भी हमारी कंडीशन में साफ साफ लिखते हैं कि या तो आपने बोथ ग्रुप दे दिया हो, या कोई दोनों में से कोई एक ग्रुप पास हो और एक ग्रुप अभी दे दिया हो, तो भी आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप अगर उसने एग्जाम दे दी, फिर भी रिजल्ट उसका मान लीजिए नेगेटिव भी रह गया, तो भी सर उसने सीखा तो बहुत कुछ है ना, तो वह उस अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकता है। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग 1 महीने का या 15 दिन का गैप दे करके, वह छुट्टी लेकर के अपनी वापस से, अगर उसको नेगेटिव रिजल्ट रहता है तो वापस से एग्जाम दे सकता है। तो एक ग्रुप होने के बाद दूसरे ग्रुप की एग्जाम देने के तुरंत बाद वह अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन करेगा तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ये हमारा मानना है। सर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। सर T1 या T4 अपलोड हो गया, क्या उसको रिमूव कर सकते हैं? मतलब ट्रेनिंग का फॉर्म इन्होंने अपलोड कर दिया, पर ये चाहते हैं कि उसको हटा के हम चेंज करें, ऐसा कुछ? देखो सर, प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी कोई बात बताऊं यहाँ पर। ओके। वैसे देखो, कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बाय मिस्टेक कई बार बच्चों से गलती हो जाती है अपलोड करने में, या और है, या फिर कई बार मैंने जो आपको बताया, जो फर्म्स होती हैं वो उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं होती, बच्चे वहाँ ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट लगा देते हैं, बाद में पता चलता हो यहाँ तो वो क्राइटेरिया जो चाहिए था इंस्टीट्यूट का वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो फिर उनको हटाने की मजबूरी होती है। तो यस, हटा सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने बाकायदा ऐसी फॉर्मेलिटी दे रखी है। स्टूडेंट पोर्टल पे जा करके आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करके वहाँ पे आप अपना वो जो है हटा सकते हैं, T1 T4 जो है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, इंस्टीट्यूट को एक मेल कर दीजिएगा और इंस्टीट्यूट से जी। थोड़ा सा टाई अप कर दीजिएगा। ठीक है महेंद्र सर, आप पूछिए आगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था कि आप अदर प्रोफेशन के साथ साथ सीएमए कर सकते हैं, नो डाउट। तो क्वेश्चन ये है कि सर अगर मैं सीए भी कर रहा हूँ या फिर सीएस भी कर रहा हूँ, उसके साथ अगर मैं सीएमए करना चाहता हूँ, तो वहाँ भी हर 6 मंथ में एग्जाम होता है और यहाँ भी हर 6 मंथ में एग्जाम होता है, शायद मंथ सेम रहता है, तो क्या इसमें एग्जाम डेट का कोई क्लैश होगा या फिर दे सकता है स्टूडेंट? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगेन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो आपके अनुभव हैं बच्चों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा उसका। ये अगेन बहुत अच्छा सवाल है सर, कि मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट टू फ्री, 3 फ्री, तो उसी वक्त जहन में मेरे भी ये बात थी, लेकिन मैंने पोदार सर से पहले ही कहा था कि अपन ये वाला सेशन जो है एंड में रखेंगे। बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट टू फ्री, तो सर एग्जाम तो आपस में क्लेश होगी नहीं। हमारा थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, आ जाएंगे अभी। मीन्स वाइज गाइज, अगर आपके पास और कोई इश्यू क्वेश्चंस है तो प्लीज पुट ऑन चैट बॉक्स, ताकि आप क्लियरिटी आप ले सके इस चीज पे। सो यू द गुड प्लेटफॉर्म गाइज टू आस्क योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सीएमए जर्नी। एक बार सर से कनेक्ट कर लो आप। सर रिज्वाइन कर रहे हैं। मीन्स वाइज अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज पुट ऑन चैट बॉक्स। तो अपन वही बात कर रहे थे सर कि एग्जाम आपस में तीनों इंस्टीट्यूट का अभी तक बहुत ही रेयर कोई केस रहा होगा जिसमें क्लेश हुई है, अदरवाइज क्लेश नहीं होती है। कहीं पे भी जो है तीनों इंस्टीट्यूट आपस में बात करके ही एग्जाम करती है, और कहीं ना कहीं सिस्टम भी उनका इसी अकॉर्डिंग बना हुआ है। और यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स भी होती है, वो भी इसी हिसाब से है कि मार्च और अप्रैल में उनका पूरा हो जाता है, फिर मई में सीए का होता है, जून के फर्स्ट वीक में सीएस का होता है, और मिडिल ऑफ द जून और या 20
जून के आसपास जो है हमारी सीएमए इंस्टीट्यूट की एग्जाम्स होती है। तो बहुत कम केसेस में ये देखने को मिला है, बहुत ही रेयर केसेस में ये देखने को मिला है कि इनकी एग्जाम एक दूसरे से क्लैश हुई। गुड सर। एक क्वेश्चन आया कि स्कॉलरशिप स्कीम है क्या सर इसमें? जी बिल्कुल रंजीत, आप ने भी बहुत अच्छा सवाल किया है कि स्कॉलरशिप स्कीम हमारी इंस्टीट्यूट के यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम है, लेकिन वो बहुत सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को देते हैं। जैसे एक पुअर कैटेगरी के कोई स्टूडेंट्स हैं बट उनके मार्क्स अच्छे हैं, या फिर कोई हैंडीकेप्ड स्टूडेंट हैं, तो ऐसे क्राइटेरिया बने हुए हैं इंस्टीट्यूट के पास, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वो जो फैसिलिटी होती है वो एक बार फी पे करने के बाद रिम्बर्स वाली सिस्टम में होती है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ही आपको वहां पे अलाउ कर दिया जाता है, एक बार आपको पे करना पड़ता है, फिर आपके जो क्राइटेरिया जो वहां पे डिफाइन है उनको फुलफिल करता है कोई बच्चा, तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया बट ड्यू टू सम रीजन से ही कुड नॉट अपेयर इन द एग्जाम, तो क्या वो अटेम्प्ट माना जाएगा? सर बिल्कुल माना जाएगा, अटेम्प्ट माना जाएगा। ओके, मेरा बिल्कुल माना लास्ट क्वेश्चन जाएगा था कि सर। हाँ प्लीज कंटिन्यू। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर, यह एक गलती करते हैं कि एग्जाम फॉर्म भर देता हूँ फिर देखूंगा कि यस मेरा वहां पे आता है या नहीं आता। हालांकि इसमें काफी कंफ्यूजन आज की तारीख में बने हुए हैं। बहुत सारी कंपनियां जो होती है जब शॉर्ट लिस्ट करती है तो वह इस चीज को देखती है कि उसका इंटर जो पास हुआ था और फाइनल पास हुआ उसमें कितना गैप है। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ सर, जब मैं इंटरव्यूअर के साथ में बैठता हूँ, जब चैप्टर में भी हमारे कंपनियां आती हैं, या फिर जब रीजनल बेसिस पे हम जाते हैं, जब इंटरव्यूज होते हैं, तो वहां पे अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ कंपनियां इसको नेग्लेक्ट कर देती है, अवॉइड कर देती है कि चलो कोई बात नहीं, बट कुछ सिलेक्टेड कंपनियां जो होती है वो उसको एज ए ट्रीट करती है कि यस उसका एक तरह से अटेम्प्ट लगा था। जो कि उनका जो मेन क्राइटेरिया होता है देखने का वो होता है कि इसका इंटरमीडिएट कब पास हुआ था, उसको मिनिमम कितना टाइम चाहिए होता है वहां जाने के लिए, और उसने कब पास किया था, तो उस हिसाब से वो उसको अटेम्प्ट काउंट कर लेती है। ग्रेट सर। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है कि सर जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं सीएमए के साथ, जैसे बीकॉम करना चाहते हैं, तो क्या बीकॉम रेगुलर कर सकते हैं क्या? कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ऐसा रूल है? बिल्कुल सर बिल्कुल, हमारा यह जो कोर्स है सीएमए, वह रेगुलर कोर्स नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स है। और कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स होने के चलते आपको मैंने जो बात बताई, बाई वन गेट वन फ्री, टू फ्री, थ्री फ्री, तो वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग बताई है। यस, एक कोई बच्चा चाहे तो वह रेगुलर अपनी क्या कर सकता है, बीकॉम कर सकता है, बीबीए कर सकता है, अपना ग्रेजुएशन जो है वह रेगुलर लेवल पे कर सकता है, और अपने सीएमए की एग्जाम्स भी साथ में दे सकता है। सर महेंद्र सर, आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे जो सीएमए स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जॉब में होते हैं, यानी कि जॉब कर रहे होते हैं, फिर भी वो इस कोर्स को कर रहे होते हैं। तो वो बात तभी एप्लीकेबल है कि जब आप जॉब करते हुए इस कोर्स को कर रहे हो, तो यस आप रेगुलर ग्रेजुएशन करते हुए भी इस कोर्स को कर सकते हो। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को बताना चाहूंगा कि पीएसयू में आज की तारीख में एक उनका बहुत बड़ा एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया कि बच्चों को वो उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं जिन बच्चों ने अपना ग्रेजुएशन जो है रेगुलर किया है। जी। तो आपको भी मैं मैक्सिमम बच्चों यही बताना चाहूंगा कि आप अपनी जो ग्रेजुएशन है, चाहे बीकॉम है, चाहे और कोई स्ट्रीम से आपको दूसरा बीए बीएससी कर रहे हैं, तो आप रेगुलर कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको जो पीएसयू का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने का चांस मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे जो ये वाला जो क्राइटेरिया नहीं आया था उससे पहले या अभी भी यही कर रहे हैं कि सीएमए की तरफ उनका फोकस है, इसलिए वो प्राइवेट फॉर्म फिल कर देते हैं। जब वो जाते हैं वहां पे इंटरव्यू के टाइम, तो उनको पता चलता है ओ मुझे तो ये रेगुलर करने वालों को ही ले रहे हैं, तो मुझे तो रेगुलर करना चाहिए था। तो इसलिए आज आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बच्चों को अवेयर करूंगा कि बच्चों आप मैक्सिमम कोशिश करो कि यस आप अपना ग्रेजुएशन जो है वो रेगुलर रह करके करें, चाहे वो किसी भी कॉलेज से करें, रेगुलर रह के करें। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है
कि जब आपका बहुत टाइम ले लिया, तो एक नहीं 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 सर, छोटा सा आराम और से, बिल्कुल। कि सर जैसे बच्चे ने सीएमए क्लियर कर लिया, अब उसके मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, मैं इंटरव्यू में फेस कैसे करूंगा, मुझे क्या पहन के जाना है। तो क्या इसके लिए भी इंस्टीट्यूट कोई तैयारी करवाता है? बिल्कुल सर, करवाता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जैसे ही आप सीएमए का रिजल्ट आता है, आप सीएमए क्वालिफाइड हो जाते हैं, न्यू बडिंग सीएमए बन जाते हैं, तब आपके लिए कैंपस प्लेसमेंट कर ऑर्गेनाइज करता है। उस कैंपस प्लेसमेंट को लगाने से पहले जो भी क्वालिफाई हुए थे स्टूडेंट्स, उनके लिए प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक चलाता, पीपीओपी बोलते हैं उसको हम। वो उस प्रोग्राम के थ्रू 12 डे का वो प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिलता है। और सर, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि प्राउड फील कर रहा हूं मैं कि जयपुर चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां पे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। आप खुद उस सेशन के पार्ट रहे हैं, महेंद्र सैनी सर खुद उस सेशन के पार्ट रहे हैं। आप लोगों ने फील किया होगा कि यस, आप देखते हैं वहां पर कि वहां पे उत्तराखंड से भी बच्चा है, वहां दिल्ली से भी है, वहां बॉम्बे से भी है, वहां पे हिमाचल से भी है बच्चा, वहां पे गुड़गांव से भी है, हरियाणा से भी है। तो ये जो नॉर्थ रीजन का जो पार्ट है, उसके अलावा भी अदर रीजन से हमारे पास बच्चे आते हैं उस 12 डे की ट्रेनिंग को करने के लिए। क्योंकि यहाँ का जो डेडिकेशन है, चाहे वो चैप्टर का डेडिकेशन ले लीजिए, चाहे यहाँ की जो फैकल्टी जाती है उनका डेडिकेशन ले लीजिए, उनका नॉलेज ले लीजिए, बहुत अच्छे लेवल का होता है। और इंस्टीट्यूट की भी यही एक कोशिश होती है कि उस 12 दिन के अंदर बच्चों को मैक्सिमम यह कोशिश करे कि यस, उनको ये जो है कोर्स अच्छे लेवल का करवा सके। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चों आपको सब कुछ मिलता है, जिसमें आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग से लेके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से लेके और प्लेसमेंट की तैयारी भी इंस्टीट्यूट करवाता है। एंड यस, ऑफ कोर्स, सर के एफर्ट्स की वजह से जयपुर चैप्टर नॉर्थ इंडिया रीजन का बेस्ट चैप्टर का अवार्ड भी लगातार 3 टर्म से जीत रहा है। ठीक है, तो आप जयपुर चैप्टर से कनेक्ट हो। फर्दर कोई भी आपको जानकारी अगर चाहिए तो सर आपके लिए अवेलेबल है, आप सर से पूछ सकते हैं। किसी के कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर, ट्रेनिंग के लिए बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, एक क्वेश्चन है। आई थिंक ऑलरेडी सर ने ये क्लियर कर दिया है। ये बिल्कुल पार्ट बिल्कुल सर, मैंने क्लियर किया है। सर ने ये क्लियर कर दिया है ऑलरेडी कि सारी ट्रेनिंग बिल्कुल आप सीएमए के अंडर भी कर सकते हैं, सीए के अंडर अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उनके अंडर भी कर सकते हैं, और इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ सीखना है। क्योंकि आप जहां जॉब करेंगे वहां जरूरी नहीं है वही काम होगा जो आपने सीखा है। तो इसलिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने की आप कोशिश ना करें, आप ऑलराउंडर बने जैसा सर ने बताया। एनीवन? एक मैं बोलना चाहूंगा, सॉरी सर, इसमें बोलना चाहूंगा गाइज, जितने भी आप सीएमए स्टूडेंट है तो प्लीज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बीइंग ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आप अपनी वेबसाइट को वॉच जरूर करते रहिएगा, सीएमए की वेबसाइट को www.icma.in। वहां पे आप उसको कंटिन्यू अगर वॉच करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। सीएमए की बहुत स्टूडेंट्स के मटेरियल वहाँ पे, स्टडी मटेरियल है वहाँ पे, और तरह के कई सारे मटेरियल है आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड, वहाँ पे वैकेंसीज आती रहती है। तो आप वहाँ भी वॉच आउट करते रहोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती रहेगी। वहाँ पे पीएसयू की जो वैकेंसी निकलती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, फर्म हो, तो वहाँ भी आप उस चीज को प्लेसमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। तो आप भी अपडेट रहोगे और आप वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी। थैंक यू सो मच अरेंद्र सर, आपने इतना टाइम दिया और कोर्स के बारे में इतना डिटेल में और आसान भाषा में बच्चों को बताया। अभी सर हम चाहेंगे कि आप बच्चों को 2 या 3 टिप, जिन बच्चों ने सीएमए ज्वाइन कर लिया है वो भी हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं, तो उनको 2 या 3 टिप और आप अपनी तरफ से दें कि उनको इस पूरी जर्नी के दौरान किन चीजों का ध्यान रखें। सर, ये मेरी इच्छा थी कि मैं ये बात जरूर शेयर करूँ, आपने मौका दिया मुझे वापस से। इसमें जो सबसे पहली जो मेरी बात रहती है, और हर एजुकेटर उस बात को फील भी करता है, कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो अपना मॉड्यूल्स देता है, जो अपना जो क्राइटेरिया जो उसने बना रखा है सिलेबस का, उसका एक मॉड्यूल सबको प्रोवाइड करता है जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाता है। और कहीं ना कहीं आप ये भी फील करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस उनके आते हैं, उनका जो पैटर्न रहता है, वो सब कुछ उनके अपने मॉड्यूल से ही रहता है।
तो बच्चों मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि यस, आप सजेस्टेड आंसर्स देख सकते हैं, आप बाकी रेफरल बुक भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने जो इंस्टीट्यूट द्वारा दी गई बुक्स है उनके ऊपर ही फोकस करें। तो वो थोड़ा सा क्या होगा, आपके लिए बहुत इजी होगा एग्जाम को क्रैक कर पाना, और कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा स्टडी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। मैं हो सकता है पुदार सर, मैं मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ये फील किया है कि बच्चों अगर प्रैक्टिस जो प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। अगर आप उनके ऊपर फोकस करते हो तो आराम से आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एक तो ये बात मुझे बच्चों को बतानी रहती है। दूसरी बात जो जिस पे मैं फोकस करता हूँ और हमेशा जोर भी देता हूँ वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बार बार मैं इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं सर कि जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस किया उन बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट में अच्छा पैकेज मिला। जिन बच्चों ने अपनी ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया और एक DUMMY पे फोकस किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट में जॉब के साथ में सेक्रीफाइस किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने प्लेसमेंट में एक जो पैकेज मिलता है उनको सेक्रीफाइस किया है। कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़े दिन के लिए वो जॉबलेस भी रहे हों। तो एक बात पे मैं बहुत फोकस करता हूँ और बार बार करता हूँ, मेरे हर एक सेशन में करता हूँ कि बच्चों अपनी ट्रेनिंग को जरूर बड़ा सीरियस होके करिएगा। कोई मायने नहीं रखता कि आपने छोटी फर्म से ट्रेनिंग करी है कि बड़ी फर्म से करी है कि ऑर्गेनाइजेशनल करी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ करी है। मायने ये रखता है कि आपने जितने दिन ट्रेनिंग करी है उसमें आपने कितना सीखने की कोशिश करी। जब आप किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं 2 सवाल के बाद में वो भांप जाता है कि यस आपने ट्रेनिंग करी है या नहीं करी है। उसके 2 सवालों के जवाब से ही वह उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे ने ट्रेनिंग करी भी है या नहीं करी। तो सबसे बड़ी जो बात है कि आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें, आप अपने 100 आवर्स की जो कंप्यूटर ट्रेनिंग है उसको करें, 7 डे का जो IOTP का ट्रेनिंग है उसको करें, और कहीं ना कहीं आप न्यू बडिंग CMA बन जाते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं। उसके बाद जो 12 डे का ट्रेनिंग है उसको करें। एक सर तीसरी बात ये है कि बच्चे जो है 100 आवर वाली जो कंप्यूटर ट्रेनिंग है उसको नहीं करते, जिसके चलते उनका रिजल्ट होल्ड हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करते हैं, आप लोग थोड़ा बहुत हमको भी परेशान करते हैं। कहीं ना कहीं IOTP की ट्रेनिंग के साथ भी यही सीन है। बच्चे IOTP की ट्रेनिंग नहीं करते, अपना CMA फाइनल का एग्जाम देके आ जाते हैं, फिर उनका रिजल्ट होल्ड हो जाता है, मेल आता है कि इतनी तारीख से पहले आपको ये ट्रेनिंग करनी है अदरवाइज आपका रिजल्ट होल्ड हो जाएगा। फिर वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा होता है या मेरे से जुड़ा होता है या इंस्टीट्यूट से जुड़ा होता है, वो आपस से परेशान होता है, रोने लग जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है। उसको ये नहीं मालूम कि मैं जिस कोर्स को कर रहा हूँ कम से कम उसमें क्या क्या मुझे ट्रेनिंग्स करनी है, कब वो मुझे ट्रेनिंग्स करनी है, उसका ध्यान तो मैं रखूं। तो बच्चों इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपको कब आपका 100 आवर का ट्रेनिंग करना है, कब आपको 7 डे का IOTP का ट्रेनिंग करना है, कब तक आपकी 15 मंथ्स की ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। 15 मंथ्स की ट्रेनिंग जो है कहाँ पर आपको करनी चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो सब बातों का आप विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आप क्या होंगे, परेशान नहीं, अननेसेसरी परेशान नहीं होंगे। अननेसेसरी परेशान मतलब आपने ट्रेनिंग कर ली, जिससे चाहिए कि यहाँ पे उनका क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कर रही उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, फिर आप परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट होल्ड हो गया। तो आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले क्राइटेरिया देखें कि कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है, मैं तभी उनके यहाँ पे ट्रेनिंग ज्वाइन करूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। और आप देखिए जब क्वालिफाइड हो जाते हैं बच्चे और वो 12 डे की ट्रेनिंग चल रही होती है तो इतने बहाने बनाते हैं, इतने बहाने बनाते हैं कि सर मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। अरे भाई आपके उस बहाने से आप देखो कि बाय द वे आपकी जॉब नहीं लगी तो आपने तो किसको बदनाम किया, आपने सुरेश सर को बदनाम किया, आपने महेंद्र सैनी सर को बदनाम किया, आपने हरेंद्र सर को बदनाम किया, आपने एक चैप्टर को बदनाम किया, आपने एक इंस्टीट्यूट को बदनाम किया। तो आप ऐसा नहीं करें। उस दौरान जो जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं बड़ा डेडिकेटेड होकर के आप उन ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस रखें। ये 3 बातें मैं मेरे
जहन में थी कि मैं बच्चों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और धन्यवाद पोदार सर, आपने वापस से इस बात को याद दिलाया। थैंक यू सर। अब बीइंग ए एजुकेटर मैं भी सर दो एडवाइस और बच्चों को देना चाहूंगा। एक सर बच्चे जी हमसे बिल्कुल। बहुत बार पूछते हैं एग्जाम टाइम में स्पेशली कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को एक ही चीज कहता हूं कि एवरीथिंग। एक ही आंसर होता है मेरा, एवरीथिंग। सेलेक्टिव स्टडी आप प्रोफेशनल कोर्स में कर ही नहीं सकते। अगर आप सेलेक्टिव बिल्कुल स्टडी नहीं कर कर रहे सकते। हैं तो आपका रिजल्ट बिगड़ने वाला है। तो ये क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं किसी से भी, मुझसे नहीं किसी से भी ना पूछें कि सिलेक्टिव स्टडी में क्या करें, इंपॉर्टेंट कर लें बाकी छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं है, 100% आपकी कवरेज होनी चाहिए। एंड सेकंड टिप ये है कि जो भी आपका जो स्टडी मैट है, जैसा सर ने कहा कि इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है वो मोर देन इनफ है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। बच्चे कहते हैं कि सर मैंने वो बुक पढ़ी, वहां से पेपर आया था। पेपर कहीं से नहीं आता है, पेपर कॉन्सेप्ट से आता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर आपको आएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर नहीं आएगा, बिल्कुल चाहे सर। आप कितनी भी बुक पढ़ लीजिए, कितनी ही रेफरेंस बुक ले लीजिए। तो ये दो टिप मेरी तरफ से भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम निकाला और सभी चीजों को आपने बड़े डिटेल में शेयर किया। आई होप सभी के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, और आगे भी अगर जरूरत रहेगी तो हम ऐसे सेशंस रखते रहेंगे, सर का वैल्यूएबल टाइम लेते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल आपने सर। इतना समय निकाला। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर इनवाइट मी ना। थैंक यू सर।